लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। यहाँ अभी सुबह है जिस वक्त मैं ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ग्रुपों में भी और पर्सनल में भी बहुत सारे अहबाब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग बहुत परेशान हैं और आप लोगों का एक ही सवाल है कि अब आगे क्या होना है, केस किस डायरेक्शन में जा रहा है, हम खड़े कहाँ पे हैं, लोगों का कुछ बनना भी है या कि नहीं बनना है, सैफ भाई पाकिस्तान में हैं भी सही नहीं है, वगैरह वगैरह। तो मैं जरा अपनी चंद गुजारिशात पेश करना चाहूंगा आप तमाम अहबाब की खिदमत में। और ये मेरी जाती राय है, मैं मुमकिन है गलत भी हो सकता हूं, लेकिन आने वाला वक्त डिसाइड करेगा कि मैं ठीक हूं या कि मैं गलत हूं। पहली बात कि सैफ रहमान नियाजी साहब पाकिस्तान में हैं या नहीं, ये मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो है गुज़श्ता कल वाली, अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो पाकिस्तान में हैं या नहीं है। अब आते हैं कि केस किस डायरेक्शन में जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि हमारे जो ऑनरेबल जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन किया था और उनका रिजाइन जो है वो पेंडिंग में था, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी। और दैट इज अ प्रोसीजर कि अगर चूंकि लॉ मिनिस्टर दैट इज द पार्ट ऑफ दैट समरी कि जिन्होंने जजेस को अपॉइंट करना होता है, तो इन एब्सेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर वो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती थी। अब उन्होंने रिज्यूम कर लिया है और अब उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह हो सकता है कि इसी दिसंबर में ही, हो सकता है इसी हफ्ते में, हो सकता है इससे अगले हफ्ते में, किसी भी वक्त। मकसद ये है कि वो जो खाली कोर्ट है वहां पे किसी ऑनरेबल जज साहब की अपॉइंटमेंट हो जाए। अब पहला मरहला तो ये है कि जज साहब की अपॉइंटमेंट होती है या कि नहीं होती। अगर तो जज साहब की अपॉइंटमेंट होती है फिर केस की कुछ और सूरत हाल होती है, और अगर लेट्स सपोज अगली 15 तारीख तक भी जज साहब अपॉइंट नहीं होते हैं तो फिर केस की कुछ और सूरत हाल है। उसकी वजह कि लास्ट टाइम भी अगर 1 दिसंबर को सैफ भाई या बाकी तमाम लोग, हालांकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इस पेशी पे तमाम लोगों की हाजिरी जो है वो लाजिम है, लेकिन कोई भी नहीं आया। और हो सकता है कि अगली पेशी पे भी यही सूरत हाल हो, सब्जेक्ट टू कि अगर कोई जज साहब जो है वो अपॉइंट नहीं होते हैं। अब आगे आते हैं कि अगर जज साहब अपॉइंट हो जाते हैं फिर क्या होगा। अब जो एक परसेप्शन है पब्लिक में, या जो एक चीज कही जा रही है कि सैफ साहब जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, वो ड्यू टू एनी प्रेशर, वो अंडरग्राउंड हैं, वो लोगों से नहीं मिल रहे, वो राब्ता नहीं कर रहे, उनके तमाम नंबर्स बंद हैं, वट एवर इज। तो अगर जज साहब अपॉइंट हो जाते हैं और सैफ साहब फिर भी कोर्ट में नहीं आते तो फिर इसका मतलब क्या होगा। कल एक ग्रुप में मैडम अस्मा से मेरी बात हो रही थी, तो अकॉर्डिंग टू हर कि वहां पे जो ड्यूटी जज थे, ऑनरेबल जो जज साहब थे, तो उन्होंने रिमार्क्स में ये कहा कि अगर ये नहीं आते हैं अगली पेशी पे तो इनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगली पेशी पे सैफ साहब आते हैं या कि नहीं आते हैं। आते हैं तो सूरत हाल कुछ और होगी, आते हैं तो फिर वो क्या होगी। सरे दस्त में बात करता हूं ना आने की सूरत में। अगर वो नहीं आते हैं, जैसा कि एक सूरत हाल जो ग्रुपों में जो नजर आती है कि जो एक बताया जाता है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, वो नहीं आना चाह रहा, वो गायब हो गया, वो भाग गया है, लेट्स सपोज अगर ऐसा है, अगर वो नहीं आते हैं, और जैसा कि मैडम अस्मा ने कहा कि जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं, लेट्स सपोज कि अगर उनकी बेल ही कैंसिल हो जाती तो फिर इसका मतलब ये है कि वो बेल किसी और ने कैंसिल नहीं करवाई, उन्होंने अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने इस बिहेव, अपने इस रवैये की वजह से उन्होंने अपनी बेल खुद कैंसिल करवाई।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جان بوجھ کے کیوں اپنی بیل کینسل کروائے گا؟ تو مجھے جو بات سمجھ میں لگتی ہے، اگر ایسا ہے، میں مفروضے پہ بات کر رہا ہوں، اگر ایسا ہوا تو اس کی صرف ایک ہی ریزن ہے، چونکہ وہ 12 مرتبہ جب تک وہ مجھ سے رابطے میں تھے، کئی دفعہ ایسا ہوا، تنگ آ کے انہوں نے کہا یار راج صاحب اس سے اچھا تو میں جیل میں ہی تھا، کم از کم یہ والی ٹینشن نہیں تھی۔ تو پھر ممکنہ ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو اتنا پریشر جو بلٹ اپ کیا گیا ہو سکتا ہے اگلا مینٹلی پریپیئر بیٹھا ہو کہ میری بیل کینسل کروائیں۔ بیل کینسل ہوتی ہے تو مدعا کن پہ آنا ہے؟ جنہوں نے بیل کینسل کروانی ہے، جو اس وقت متحرک ہیں، لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوں گے کہ ہاں جی لے آئے ہو پیسے، ہوں تے بندہ جیل چ گھر نہ دیو پھر پیسے۔ اس نقطے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص سارا کا سارا ملبہ، سارا کا سارا پریشر جو آج اس پہ ہے، وہ ان تمام گروپوں پہ یہ ملبہ ڈالنا چاہتا ہو کہ بھئی میں تو کچھ کرنا چاہ رہا تھا، میں اپنا کیس فائٹ کر رہا تھا، لیکن انہوں نے مجھے اتنا انڈر پریشر کیا کہ میں نے ایک ہی چیز سوچی کہ میرے لیے بس سب سے بہترین جو جگہ ہے نا وہ جیل ہے، جب تک میرے بینک اکاؤنٹس اوپن نہیں ہوتے۔ ریزن کہ اگر اس شخص کی بیل کینسل ہو جاتی وہ جیل میں ہوگا۔ پاسٹ میں بھی جب وہ جیل میں تھا، کس شخص کو اس تک ایکسیس تھی؟ کون شخص اس سے مل سکتا تھا؟ بیکاز اکارڈنگ ٹو لا، یہ جو حوالاتی یا جو قیدی ہوتا ہے جیل میں، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، زبردستی دھکے سے سپرنٹینڈنٹ جیل بھی اس سے کسی کی ملاقات نہیں کروا سکتا۔ بے شمار لوگ گئے تھے نا، بڑے سورسز لڑا کے گئے تھے سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس کے گئے، سپرنٹینڈنٹ جیل نے ان کو بڑا پروٹوکول دیا، چائے پلائی، کھانا کھلایا، سارا کچھ کیا، لیکن صاحب بھائی سے ملاقات نہیں وہ کروا سکتا تھا، چونکہ صاحب بھائی نے ریفیوز کیا تھا کہ ہم سوری میں نہیں مل سکتا ہوں۔ تو یہ ریزن ہو سکتی ہے۔ یہ تو اسی صورت میں ہے کہ اگر وہ واقعی اگنور کرتے ہیں، وہ 15 تاریخ کو نہیں آتے ہیں اور جج صاحب آ جاتے ہیں اور وہ نہ آئے اور ان کی بیل کینسل ہو جائے، تو پھر اس کی ایک ریزن مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے۔ اور ایسی صورت میں ہوگا کیا؟ سارا پریشر جو ہے وہ ان لوگوں پہ آ جائے گا کہ جنہوں نے اس وقت گروپوں میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور باقی اگر وہ آتے ہیں تو میں ذرا اس چیز پہ بھی روشنی ڈالتا ہوں کہ جو باتیں گروپوں میں سننے کو ملتی ہیں، کوئی کہتا ہے جی گریبان پکڑ لیں گے، کوئی کہتا ہے جی جوتے ماریں گے، کوئی کہتا ہے جی ٹماٹر ماریں گے، کوئی کہتا ہے جی انڈے ماریں گے، کوئی کہتا ہے جی پکڑ لیں گے، کوئی کہتا ہے جی گاڑی چھین لیں گے، کوئی کہتا ہے جی یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اگر وہ آتے ہیں تو چلیں، اس بار تو وہ نہیں آئے، آخر کب تک؟ اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ وہ آنا چاہتے ہیں۔ پہلی تو مفروضہ یہ تھا کہ وہ نہیں آنا چاہ رہے، اب آتے ہیں اس طرف۔ اگر اس شخص کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی اٹیک ہوتا ہے، کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے، اللہ نہ کرے اس کی جان چلے گی، who will be responsible؟ یہی تمام متحارب گروپ جو اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت پھر لا اپنا راستہ خود لے گا کہ کون لوگ تھے موٹیویٹرز، اس کے پیچھے موٹیوز کیا تھے، کس کے کہنے پہ، کیسے جذباتی، وہ بعد کی باتیں ہیں کہ ایکچوئل بندے تک پہنچنا وہ ڈیفینیٹلی ایک ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے، لیکن رگڑے میں پھر سارے کے سارے آئیں گے۔ خدا نہ کرے اس کو کوئی جسمانی نقصان پہنچاتا ہے، زندگی موت رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی رگڑے میں سارے کے سارے لوگ آئیں گے۔ ریزن کہ اکارڈنگ ٹو لا گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے نا، وہ چاہے اربوں کے خزانے جو ہے وہ چھپا کے بیٹھا ہو، لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کا سارا کچھ ہمارے پاس ہے، ادارے کہتے ہیں کہ ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق اس کا سارا کچھ ہمارے پاس ہے، تو پھر اس کو پریشرائز جو شخص کرے گا کہ ساڑھے پیسے کڈ، تو وہ ہراسمنٹ میں آتا ہے۔ یہ لا کہتا ہے، کسی بھی وکیل سے آپ بات کر کے دیکھ لیں۔ تو یہ صورتحال، یہ سینیریو جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے۔ اب آگے آتے ہیں کہ کیس کس ڈائریکشن میں جائے گا۔ اب آتے ہیں ایک پازیٹیو حل کی طرف۔ پازیٹیو حل کیا ہے؟ میں پھر، یہ میری رائے ہے، اس کو کوئی بھی شخص کوئی ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائے، میں آپ کو ایک لیگل پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں، یہ میری رائے ہے۔
मैं गलत भी हो सकता हूं। पहली बात यह है कि नैब के जितने भी केसेस होते हैं उसमें मुद्दाई सिर्फ नैब है, कोई और इफेक्टिव मुतासरीन उसमें मुद्दाई है ही नहीं, क्योंकि नैब ही मुतासरीन की नुमाइंदगी कर रहा होता है। अब वहां पे 10 वकला खड़े कर देना, होगा वो जो नैब कहेगा। इन्वेस्टिगेशन उन मुतासरीन ने नहीं की हुई, मुतासरीन का काम है सबूत प्रोवाइड करना, किसको? नैब को। इन्वेस्टिगेशन किसने करनी कि मुतासरीन ठीक कह रहे हैं या सैफुर रहमान नियाजी ठीक कह रहा है? जो पॉइंट ऑफ व्यू नैब वहां पे देगी वो वैलिड होगा और डिसीजन जो भी होना वो उसकी बुनियाद पे होना है। अब एज पर लॉ अगर हम देखें तो जो न्यू नैब लॉज हैं उस शख्स के बैंक अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं, सिर्फ फर्द जुर्म अगर आयद हो जाए तो उसके बाद यकीनन जो अगला प्रोसीजर उस शख्स ने अडॉप्ट करना है दैट विल बी द एप्लीकेशन फॉर द ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स। सिर्फ फर्द जुर्म आयद हो जाए उसने ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स की तरफ जाना है। एज पर लॉ केस का ट्रायल चाहे वो 20 साल चलता रहे, लेकिन एज पर न्यू नैब लॉज जो है वो उनके बैंक अकाउंट्स और उनकी जो फ्रीज प्रॉपर्टीज है वो अनफ्रीज हो सकती हैं। ये वो वक्त होगा जिस वक्त एक्चुअल जो है वो टेस्ट होगा किसका? सैफुर रहमान खान नियाजी का। बैंक अकाउंट्स ओपन हो गए, प्रॉपर्टीज अनफ्रीज हो गई, क्या वो लोगों को पैसे देता है या कि नहीं देता? अब इस अरसे के दौरान बात वहीं पे आ जाती है ना, एक होता है कि वक्त बचाओ, वक्त बचाएं, किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस ना हो, उसके बैंक अकाउंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो ओपन हो जाएं ताकि वो सबको दे दे। अच्छा, वो किस तरीके से हो सकता है कि उसके मुखालिफ कोई भी शख्स खड़ा ना हो। अब तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ आ जाते हैं, अगर वहां पे भरपूर मुखालफत होती है कि इसके बैंक अकाउंट्स नहीं खुलने चाहिए हैं, ये मुजरिम है, वहां पे फाइट होती है कि जी नहीं इसके बैंक अकाउंट्स नहीं ओपन होने चाहिए हैं, तो फिर भूल जाएं कि ये बैंक अकाउंट्स जो है ये अगले कुछ सालों तक ओपन हों। भूल जाएं। मैं एक मिसाल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी मुखालिफिन जीत गए, सैफुर रहमान नियाजी हार गया, कल फैसला आ जाता है सैफुर रहमान नियाजी को जेल हो जाती है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मुझे ये बता दें कि ये जो लाखों लोग हैं नैब को उनकी ये सारी कैलकुलेशन करते हुए वेरिफिकेशन करने के लिए कितने साल दरकार होंगे? किसी को कुछ इस चीज के बारे में आइडिया है? तो ये है एक ओवरऑल सूरत हाल। बाकी मेरा जहां तक ख्याल है, मैं अब फाइनल फाइंडिंग की तरफ आ रहा हूं। जो ये कहा जा रहा है कि वो मुल्क छोड़ सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो मुल्क छोड़े। मैंने कल भी कहा था वो सिर्फ अपने मुखालफीन को, जिसे कहते हैं ना मुंह चढ़ाना, शीशा दिखाना, आईना दिखाना, उसने एक अनअनाउंस्ड एक चैलेंज दे दिया है कि भाई जी आपके बड़े लंबे हाथ है ना, दुनिया की हर एजेंसी चलती ही आपकी इंस्ट्रक्शंस पे है ना, तो फिर लब लो, फिर मैं किथे होगा। क्योंकि बार बार जब एक चीज कही जाती कि हम बस पहुंच गए हैं उस तक, अब हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे, तो अब वो बेचारे एक दूसरे से सवाल करते किथे गया। अब वो आईबी के चीफ साहब भी और तमाम जो इंतहाई जो स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट थे वो भी कल बकौल असमा के वो सारे के सारे अंडरग्राउंड चले गए हैं। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि वो सारे क्यों अंडरग्राउंड चले गए हैं, ये फेलियर क्यों है कि इतनी एजेंसियों तक अहबाब की रसाई के बावजूद भी अभी तक वो सैफुर रहमान नियाजी को क्यों नहीं ढूंढ सके। वो सिर्फ, मेरा ख्याल ये है कि वो सिर्फ चस्के ले रहा है इन लोगों के साथ कि ओके कैच मी इफ यू कैन। वो मुल्क के अंदर है, वो पेश होगा, वो अपनी फाइट करेगा। एक सिंपल सी एक बात ज़हन में रखिएगा, वकला बरादरी इस चीज की तायद करेंगे। एक तरफ एहसन भून साहब हैं, ऑब्वियसली चूंकि जितना कि मैं जानता हूं फाइनली जैसे ही केस उस फेज में एंटर होगा ट्रायल के, लेटर और सूनर, तो फिर फाइनल एंट्री जो है वो एहसन भून साहब की होनी है। एक तरफ एहसन भून साहब होंगे,
दूसरी तरफ मैं तमाम मुतासरीन से कहूंगा कि अगर फिर कोई वकील अगर आपने करना है तो फिर एहसन भून साहब की टक्कर का वकील करें। मैं ये आपको इन एडवांस बता रहा हूं कि जो फिर उनके सामने खड़ा भी हो सके अगर आपने कोई रिजल्ट लेना है। अदरवाइज जो बजाहिर बादियो नजर में जो चीज एक नजर आती है, अकॉर्डिंग टू न्यू नैब लॉज, इस वक्त तक हर चीज जो है वो 100%, 99 नहीं, 100% जो है वो सैफ रहमान खान नियाजी की फेवर में जा रही है, जिसकी वजह से वो शख्स इंजॉय कर रहा है, वो ठंड प्रोग्राम में है, वो सबके साथ चस्के ले रहा है कि ओके भाई जी जो करना जी कर लो। ये मेरी एक जाती राय है। बाकी मैं अहबाब से सिर्फ एक दरखास्त करना चाहूंगा कि बजाय ग्रुपों में एक दूसरे को गालियां देना, जाती दुश्मनियों तक बात को ले जाना, ये कोई मुनासिब फैसला नहीं होगा। बाकी मैं किसी के साथ कोई मेरी जोर जबरदस्ती भी नहीं है, और वो जो एक खामोश अक्सरियत है उनसे मैं एक ही दुआ करूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा कि रब के हुजूर दुआ करें कि अल्लाह पाक कोई खैर की खबर दे। अल्लाह पाक हम सबको इंक्लूडिंग सैफ भाई तमाम अहबाब को कोई राह हिदायत दिखाए, कोई हिदायत दे कि हम नफ्सा नफसी से निकलें कि मेरे पैसे मुझे मिले, एक इज्तमाइयत की तरफ आ जाएं, एक इज्तमाई सोच रखें कि या खुदाया इन सबको मिलने चाहिए, तो फिर तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर नफ्सा नफसी का ही आलम रहा तो फिर देखते हैं कितने लोग लेने में कामयाब होते हैं और कितने नाकाम होते हैं। मजीद मेरे पास कोई अपडेट हुआ तो डेफिनेटली मैं अपने इसी चैनल पे शेयर करूंगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।